नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के न्यूज़ रूम से सुनील कुमार। टेक्नोलॉजी अभी बड़ी सीमित है। आप तक मेरी केवल आवाज़ पहुंच रही है, मेरी तस्वीर पहुंच रही है और कुछ भी नहीं पहुंच पा रहा है। लेकिन अगर ये टेक्नोलॉजी बेहतर होती, मैं आप तक कोई स्वाद पहुंचा पाता, तो आज मेरी बातचीत से आपको रेवड़ियों का स्वाद आता। चुनाव का मौसम है, कर्नाटक में चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव प्रचार जोरों पर चल रहा है। कल भाजपा का चुनावी घोषणा पत्र सामने आया, आज कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र। इन दोनों में लोगों से तरह तरह के वायदे किए गए हैं। भाजपा ने लोगों को, हर एक को 10 किलो अनाज, साल में 3 गैस सिलेंडर, इस तरह की कई चीज़ें मुफ्त में देने की घोषणा की है। कांग्रेस ने भी आज ऐसी ही एक लंबी लिस्ट है। कांग्रेस की लिस्ट चूंकि कल की भाजपा की लिस्ट के बाद आई है, तो बड़ी लंबी लिस्ट आई है कांग्रेस की। दोनों ही पार्टियों ने बेरोजगारों को भत्ता देने की बात कही है। कांग्रेस ने घरेलू महिलाओं को हर महीने 2-3 हज़ार रुपये देने की बात कही है। ST/SC के बच्चों के लिए लैपटॉप की घोषणा है। तो कई तरह की चीज़ों की घोषणा है। भाजपा के घोषणा पत्र में ये है कि हर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हर वार्ड में पौष्टिक और रियायती खानों के लिए अटल कैंटीन शुरू की जाएगी। लोगों को याद होगा कि जयललिता के समय, उसके पहले भी तमिलनाडु में ऐसे कैंटीन शुरू हुए थे, जिनमें बिल्कुल ही तकरीबन मुफ्त दाम पर लोगों को अच्छा खाना मिलता था और गरीब लोग पेट भर वहाँ पे खा पाते थे। छत्तीसगढ़ में भी पिछली रमन सिंह सरकार के समय में दाल भात केंद्र शुरू हुए थे जगह जगह। बाद में धीरे धीरे वो बंद होते चले गए। या तो उनको रियायती अनाज मिलना बंद हो गया, या लोगों को 5-10 रुपए में भी पेट भर खाना अच्छा नहीं लगने लगा। या एक वजह ये भी हो सकती है अनाज और खाने के लिए आकर्षण कम होने की, कि इन दिनों धार्मिक भंडारे सड़कों के किनारे इतने लगने लगे हैं कि वहाँ थर्मोकोल जैसी कोई प्लेट भी मुफ्त में मिलती है, खाना भी पेट भर मुफ्त में मिलता है। अलग अलग दिन अलग अलग जगहों पर ऐसे भंडारे लगते हैं, लोग खाना खिलाते हैं। तो हो सकता है 5-10 रुपए का खाना भी लोगों को महंगा पड़ता। बहरहाल, प्रधानमंत्री ने 5 दिन पहले ही कर्नाटक के चुनाव प्रचार में अपनी इस बात को दोहराया था कि रेवड़ी बांटना बंद होना चाहिए। राजनीतिक दल रेवड़ी बांटते हैं, उसके कारण देश का विकास थम जाता है। 5 दिन नहीं, 4 दिन नहीं हुए थे उनके भाषण को कि उनकी पार्टी ने वहाँ बहुत किस्म की रेवड़ियाँ लोगों के सामने रखीं। और चूंकि कांग्रेस एक दिन बाद आई, कांग्रेस ने और 4-6 तरह की रेवड़ियाँ लोगों के सामने रखीं। अब सवाल ये उठता है कि हम रेवड़ी किसको कहें, लोगों का हक किसको कहें। कई लोगों को ये लगता है कि जनता को जो रियायती राशन मिलता है, चाहे वो चुनावी घोषणा पत्र से मिले, चाहे सुप्रीम कोर्ट के किसी हुक्म से मिले, चाहे राज्य सरकार के नियमित सरकारी फैसले से मिले, बहुत से लोगों को लगता है कि ये टैक्स देने वाले टैक्स पेयर के पैसे की बर्बादी है, जो लोगों को मुफ्त में या इतना रियायती राशन दिया जा रहा है कि उनकी काम करने की इच्छा खत्म हो गई, ऐसा लोग मानते हैं। तो ये रेवड़ी जो है, उससे जुड़ी हुई बहुत सारी और चीज़ों को भी देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि क्या ये रेवड़ी मुफ्त है। बहुत से लोगों ने इस मुफ्त शब्द पे भी आपत्ति की थी कि इसमें मुफ्त क्या है। ये इस देश की जनता की संपत्ति है, ये उसकी कुदरती दौलत है, खदानें हैं, नदी है, पानी है, ज़मीन है। ये उसकी दौलत के ऊपर ये कारोबार चल रहे हैं जिनसे ये टैक्स आ रहा है। उन कारोबारों में जो काम कर रहे हैं उनसे टैक्स आ रहा है। और अगर उन लोगों को उनके हक का कोई चीज मिलता है किसी भी तरह से, चाहे वो घोषणा पत्र से मिले, चाहे सरकारी योजना से, तो उसमें मुफ्त का क्या है। आखिर आम जनता के हक की सड़क पर लोग चलते हैं, जिनकी कार है वो ज़्यादा जगह घेरते हैं। ऐसे एयरपोर्ट हैं जो जनता की ज़मीन पर बने हुए हैं।
जिसमें गरीब जनता नहीं चल पाती, केवल अमीर चलती है, सड़कों पे कारें चलती हैं। ऐसे ही बहुत किस्म की सहूलियतें हैं जो गरीब जनता के हक के प्राकृतिक स्रोतों से निकल कर आती है, जिनका अधिक उपभोग अधिक टैक्स देने वाले लोग करते हैं। तो मुफ्त कुछ नहीं है। लोगों ने आपत्ति की थी बहुत, जब भी प्रधानमंत्री ने या दूसरे लोगों ने मुफ्त की रेवड़ी जैसे शब्द कहे तो इस पे बड़ी आपत्ति की गई, इसको अपमानजनक माना गया कि ये जनता का हक है, ये उसकी न्यूनतम जरूरतें हैं। किसी भी जिम्मेदार लोकतंत्र की ये जिम्मेदारी रहती है कि अपने देश की जनता की न्यूनतम जरूरतों को पूरा करे। तो होता यह है कि हिंदुस्तान में पिछले 25-30 वर्षों में लगातार चुनावी घोषणाओं के रास्ते ऐसी रेवड़ी जो कहते हैं, जिसको वो अलग अलग सहूलियतें, अलग अलग तोहफे, अलग अलग रियायतें, इनको देना बढ़ते चले गया है। अब छत्तीसगढ़ की गोबर की योजना, जो कि चुनावी घोषणा पत्र में उतनी साफ न रही होगी, बाद में यहाँ पे लागू हुई। कर्नाटक ने 3 रुपये किलो गोबर खरीदने की घोषणा की है अगर सरकार बनती है कांग्रेस की। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये समझने की ज़रूरत है कि टैक्स देने वाला तबका जो है उसकी आंखों में ये रेवड़ी जो खटकती है, ये क्यों खटकती है, उसकी वजह बतलाता हूँ मैं आपको। हिंदुस्तान में हुआ ये है कि जो यूपीए सरकार के समय में एक मनरेगा नाम की रोजगार योजना चालू हुई कि गाँवों में जहाँ पे कोई रोजगार नहीं है, कोई काम नहीं है, वहाँ पर भी लोगों को साल में 100 दिन काम दिया जाए। उसकी न्यूनतम सरकारी मजदूरी तय की गई, जो कि अच्छी खासी है, जो कि मजदूरों को कंस्ट्रक्शन के काम में, सड़क बनाने में जितनी मजदूरी मिलती थी उसके टक्कर की है सरकारी मजदूरी। और साल में 100 दिन काम का लक्ष्य रखा गया। तो लोगों को काम देने की कोशिश की गई। अगर सड़क की ज़रूरत नहीं है तो तालाब खुदवा दिए गए, किसी के खेत को समतल करवा दिया गया। ये एक बड़ा मुद्दा बना। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने थे, उन्होंने बहुत ज़ोर शोर से इसका विरोध किया, मनरेगा का। उन्होंने कहा कि ये सरकार की विफलताओं का स्मारक है। उन्होंने विरोध हालांकि आधार कार्ड का भी बहुत जमकर किया था, लेकिन हालत यह है कि आज आप अपने घर में नीचे के कमरे से ऊपर कमरे में जाने जाओ तो भी शायद आधार कार्ड की ज़रूरत लागू हो जाएगी थोड़े दिनों में। मोदी सरकार हर चीज़ में आधार कार्ड अब लगा रही है, जिसका कि मोदी ने खूब जमकर विरोध किया था। उन्होंने खूब जमकर मनरेगा का विरोध किया था, लेकिन मनरेगा की वजह से ही इस देश में लॉकडाउन के पीरियड में लोग भूखे मरने से बचे। जो अनाज की जो योजना चल रही है हिंदुस्तान में, खाद्यान्न सुरक्षा की योजनाएं, ये सुप्रीम कोर्ट में एक केस हुआ था। उसके सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत पीडीएस सिस्टम के तहत लोगों को अनाज मिल रहा है। ये चुनाव में और इसमें बढ़ जाती है, कुछ बढ़ोतरी हो जाती है, कुछ मुफ्त बढ़ जाता है, कुछ कुछ होते रहता है। लेकिन जिस देश में आधी आबादी गरीबी की रेखा के नीचे रहती है, उस देश में अगर लोगों को सरकारी रोजगार मिल रहा है, साल में 100 दिन 50 दिन का रियायती अनाज मिल रहा है, वो इतना रियायती या मुफ्त है कि 1 दिन की मजदूरी से एक परिवार का 1 महीने का राशन आ रहा है। तो वो अब मजदूरी के लिए उतने आसानी से उपलब्ध नहीं है गरीब लोग। अब कंस्ट्रक्शन का कोई काम होता है तो उसमें मजदूर कम रेट पर नहीं मिलते, कम मजदूरी पर नहीं मिलते। उनको अब अधिक मजदूरी चाहिए, क्योंकि उनके घर का काम, जिंदा रहने का काम चल रहा है, चुनावी घोषणाओं से भी और सरकार की योजनाओं से भी। तो जब ये काम चल रहा है घरों का और लोगों को मजदूर नहीं मिल रहे हैं, तो मेरी किस्म के लोग, मेरे बराबरी के जो आय वर्ग के लोग हैं, मुझसे बड़ी आय वर्ग के जो लोग हैं, इनको ये तकलीफ़ होती है कि घर में काम करने के लिए घरेलू कामगार भी उतनी आसानी से नहीं मिलते। कंस्ट्रक्शन या ऑफिस के काम के लिए भी सस्ते मजदूर अब नहीं मिलते। ये एक दिक्कत हो गई है। और इस दिक्कत के चलते हुए प्रधानमंत्री जब रेवड़ी कहते हैं तो देश का ये जो तबका है, ऊपर का 1, 2, 5, 10% तबका जो है, इसको सच में ही लगने लगता है कि ये रेवड़ी है।
ये रेवड़ी नहीं है, इस बात को समझ लेने की ज़रूरत है। चाहे इसको चुनाव में दिया जाए, चाहे सरकार के 5 साल में दिया जाए, ये गरीब जनता का एक बुनियादी हक है इनमें से अधिकतर चीज़ों का। और आपको अगर मजदूर पहले की तरह सस्ते में नहीं मिल रहे हैं तो महंगे में हासिल होंगे। हम ये मान के क्यों चलते हैं कि जो गरीब मजदूर हैं पूरी ज़िंदगी गरीब ही रहें? आज उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही हैं। वो अपने झोपड़ी के ऊपर में एक वो सैटेलाइट डिश एंटीना लगा के घर में टीवी कार्यक्रम देखते हैं। उनके घर में छोटा सा ही फ्रिज है, एक छोटा कूलर है। आज मजदूर जो हैं वो भी 2 व्हीलर लेकर, कोई मोपेड या मोटरसाइकिल लेकर आते जाते हैं। तो उनकी ज़िंदगी की ज़रूरतें बढ़ रही हैं। वो अब पहले की तरह सस्ते में उपलब्ध नहीं हैं। अब चुनावों में भी राजनीतिक दलों को गरीब वोटर बहुत सस्ते में उपलब्ध नहीं है। आपको उसके साथ कोई ठोस वायदा करना पड़ता है। तो वो ठोस वायदे अब चुनावी घोषणा पत्र की शक्ल में सामने आ रहे हैं। लेकिन इसको फ्रीबीज मानना, इसको रेवड़ी मानना, ये जायज़ नहीं होगा। इस बात को समझ लीजिए अच्छे से। और ये सिलसिला बढ़ते बढ़ते कई मामलों में बढ़ रहा है और बढ़ते चले जा रहा है। तो इसको ये भी देखना होगा कि इसमें तर्कसंगत और न्याय संगत कौन सी कमिटमेंट हैं, कौन से वायदे हैं, कौन से वायदे जायज़ नहीं हैं, नाजायज़ हैं, इसको देखना होगा। लेकिन अब इस तकलीफ़ को, संपन्न तबके को अपनी इस तकलीफ़ को भुलाना होगा कि उसके दिए हुए टैक्स के पैसे से गरीबों को रेवड़ी बांटी जा रही है। ये रेवड़ी नहीं है। ये फ्रीबीज जो कही जाती हैं, जो रेवड़ियाँ कही जाती हैं, ये क्या हैं? इसके बारे में हमने कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की। एक वामपंथी कार्यकर्ता हैं, सीपीएम से जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश में, बादल सरोज जी। बड़े जीवट व्यक्ति हैं, छत्तीसगढ़ भी कई आंदोलनों के लिए आते हैं। उनसे मैंने जानना चाहा कि ये फ्रीबीज जिनको कहते हैं, चुनावी घोषणा पत्र में जो मुफ्त के जो वायदे किए जाते हैं या रियायतें दी जाती हैं, ये क्या हैं? सुनिए उनका क्या कहना है। मैं ये जानना चाहता हूं कि कर्नाटक में अभी 2 दिनों में, कल और आज में, कांग्रेस और बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र आए हैं जिसमें बहुत तरह के वायदे किए गए हैं। और पिछले साल, जैसा आपने सुना होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेवड़ियां करार दिया था चुनावी घोषणा पत्र की छूटों को, तोहफों को, या जो वायदे किए जाते हैं उसको। और उनकी पार्टी ने उसके बाद से कई जगहों पे इस तरह की घोषणाएं की हैं। तो मैं दो चीजों को जानना चाहता हूं। एक तो प्रधानमंत्री का जो कहा हुआ है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, एक। दूसरा ये है कि जो चुनावी घोषणा पत्र में जनता के लिए जो वायदे किए जाते हैं, उनमें से जायज और नाजायज हम कैसे तय करें कि क्या हैं? जी जी जी, देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता था कि मिस्टर नरेंद्र मोदी जी जिस राजनीतिक विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं, उस विचारधारा में गरीब के प्रति अवज्ञा और कंटेम्प्ट का भाव होता है हमेशा जी। वो गरीब का मजाक भी उड़ाते हैं। आमतौर से आपने देखा भी होगा कि वो आत्महत्या तक का मजाक उड़ा सकते हैं तो वो कहीं तक भी जा सकते हैं। तो एक तो उनकी समस्या ये है कि वो गरीब से नफरत करते हैं, तो इसीलिए गरीब को दी जाने वाली राहतों के मामले में इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया जो दुनिया में नवोदारवाद के समर्थक लोगों द्वारा भी नहीं किया जाता है, इंक्लूडिंग अमेरिका और ब्रिटेन वगैरह। तो ये उनकी वैचारिक परवरिश का नतीजा है कि वो गरीब के प्रति अवज्ञा क्या भाव रखते हैं। दूसरी बात ये है कि रियलिटी तो जमीन तो बोलती है ना। तो वास्तविक यथार्थ ये है कि इनके 9 वर्षों के कार्यकाल में इस देश की जनता की हालत बेहद ज्यादा खराब हुई है। मेरे पास इस तरीके के आंकड़े हैं जिनसे ये पता चलता है कि 1945 में जो दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था, उस वक्त इस देश की जनता का जितना आहार हुआ करता था उससे भी कम हो गया है, एम्प्लॉयमेंट कम हो गया है। तो आपको वोट तो अंततः जनता से ही लेने हैं। तो इसलिए उनको मजबूरी में आके वो घोषणाएं करनी पड़ती हैं, करनी पड़ रही हैं। लेकिन मैं कर्नाटक की जनता तक तो ये संदेश जाएगा नहीं, लेकिन जहां तक भी जा रहा है यही कहूंगा कि ये केवल की जाने वाली घोषणाएं हैं। क्योंकि वो उनके खुद के 2 नंबर के जो नेता हैं अमित शाह जी, वो ये बोल चुके हैं कि 15 लाख रुपए तो जुमला था।
हाँ, तो ये जो घोषणाएं कर भी रहे हैं वो चुनाव घोषणा पत्र में, वो कर्नाटक में उनकी हालत जो खराब हो रही है उसको देखते हुए लोगों को वो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असल में उनकी विचारधारा इस तरीके के कामों में अनुमति नहीं देती है, इसलिए करने वाले कुछ नहीं है। ये मोदी के बारे में बात हो गई या बीजेपी की बात हो गई। मैं एक व्यापक संदर्भ में भी आपकी बात जानना चाहता था कि जो चुनावों में घोषणा पत्र में जो बातें की जाती हैं रियायतों की या लोगों को कुछ कैश राहत देने की भी आजकल बात चल रही है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? हम बीजेपी से परे भी अगर सोचें तो। नहीं, मेरा ये मानना है कि बिल्कुल दी जानी चाहिए जी। नई सरकार जो भी चुनी जाती है वो असल में कुछ नई चीजें देने की घोषणा अगर करती है, उदाहरण के लिए मुफ्त में राशन या टेलीविजन या मुफ्त में बिजली कनेक्शन या मकान, ये दरअसल पिछले 75 सालों के अनकिए का बैकलॉग है जो आपने नहीं कर पाए। आप 75 साल में आप उसे चुनाव के वक्त करना चाहते हैं, तो इस बहाने ही सही जनता को राहत पहुंचाना ही देश के लोकतंत्र का एकमात्र ध्येय है। भारत के संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लिखा हुआ है कि हम इस तरीके की नीतियां बनाएंगे जिसकी वजह से जो संपदा और संपत्ति है उसका केंद्रीकरण नहीं हो, उसका डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण हो। तो इस हिसाब से जो घोषणाएं की जाती हैं वो अपर्याप्त है, स्वागत योग्य है, और भी ज्यादा घोषणाएं की जानी चाहिए, क्योंकि सरकारें अडानी या अंबानी के लिए नहीं चुनी जाती हैं, सरकारें जनता के लिए ही चुनी जाती है। इसलिए जनता को राहत देकर वो कोई एहसान नहीं कर रहे होते हैं, वो जनता को राहत देकर अपना राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, वो एक अलग इशू है। लेकिन ऐसे पॉपुलिस्ट मेजर से अगर राजनीतिक लाभ लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये लोकतंत्र के में जनता की ताकत के बलवती होने की निशानी है। एक हिंदुस्तान में जो टैक्स पेयर तबका है उसको लगातार ये शिकायत रहती है कि पैसा वो देता है और उससे लोगों को इस तरह के तोहफे और फ्रीबीज और रेवड़ी बांटी जाती है जिससे वो काम करना बंद कर देते हैं और वो अलाल होते चले जा रहे हैं। इस बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, मैं एक तल्ख शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसके लिए मैं माफी मांग रहा हूँ पहले से ही। इससे बड़ा झूठा तबका कोई नहीं है जो अपने आप को तथाकथित टैक्स पेयर्स मानता है। 55 लाख करोड़ रुपया टैक्स का बकाया पड़ा हुआ है उन लोगों के पास जो लाखों करोड़ के मालिक हैं, और जो मिडिल क्लास है, जो कर्मचारी है, उसकी तनख्वाह में से कट जाता है, या वर्किंग या जो पब्लिक सेक्टर का एम्प्लॉय है उसके वेतन में से कट जाता है। केवल वेतन भोगी लोग टैक्स दे रहे हैं। कॉर्पोरेट कंपनियों पर टैक्स हमारे देश में सबसे कम है, पूरी दुनिया में सबसे कम है जी। इसलिए टैक्स पेयर्स की बात करना बिल्कुल गलत बात है। इस देश का 78% से ज्यादा टैक्स इनडायरेक्ट टैक्सेस से आता है जो आम जनता देती है। दवा खरीदेगी तो, चाय का पैकेट खरीदेगी तो, चीनी खरीदेगी, कोई भी चीज, 1 रुपए का नोट आपकी जेब से निकलता है, उसका 28 से लेकर 35% हिस्सा तुरंत सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के खजाने में जमा हो जाता है। तो रियल टैक्स पेयर कौन है? रियल टैक्स पेयर वही है जिसके लिए आप सुविधाओं का या सहूलियतों का ऐलान कर रहे हैं, जिन्हें आप फ्रीबीज कह रहे हैं। वो फ्रीबीज नहीं है। आप अगर इकोनॉमिक्स में कैलकुलेशन लगा के देखें तो दरअसल उल्टा हो रहा है। या जो रियल टैक्स पेयर है उस गरीब जनता और मध्यम वर्गीय जनता का पैसा काट काट के वो अडानी के कॉफर्स में भर रहे हैं, अंबानी के कॉफर्स में भर रहे हैं। तो ये टैक्स पेयर वाली बात सिरे से ही गलत है। अभी आपने सुना कि बादल सरोज जी ने इस बारे में क्या कहा। आप सोचिएगा, मेरी बातों से अलग, वो स्वतंत्र हैं, उन्होंने मेरा कहा हुआ सुना नहीं था अभी तक का, उनसे मैंने अलग से बात की थी। आप सोचिएगा उनका जो कहना है, क्योंकि ये कांग्रेस और भाजपा के घोषणा पत्र हैं और ये जो कहना है ये एक वामपंथी पार्टी का कहना है जिनकी सरकारें अब नहीं रह गई है कहीं पर, एक केरल को छोड़कर बाकी कहीं नहीं रह गई हैं उनकी सरकारें। तो ऐसी पार्टी जो बहुत कुछ खो चुकी है, उस पार्टी के नेता का क्या कहना है, उनकी क्या सोच है, ये आपने अभी सुनी। प्रधानमंत्री ने रेवड़ी कहा, लेकिन अमित शाह जाकर त्रिपुरा में मोपेड और तरह तरह के कई तरह के कमिटमेंट करके आए। तो उनकी पार्टी भी यही कर रही है। अब गरीबों को अपना हक पाने के कई तरह के रास्ते दिख रहे हैं, जिसमें से चुनावी घोषणा पत्र भी एक रास्ता है। ये वोट के एक दिन पहले रात को कंबल और दारू बांटने के मुकाबले ये बेहतर रास्ते हैं ये। और इस बात को अच्छे से समझ लीजिए
कि जिस गरीब को सामान आपको मुफ्त में मिलते दिख रहा है, उस गरीब का देश के नेचुरल रिसोर्सेस पर, प्राकृतिक साधनों पर बराबरी का हक है। और उन साधनों से अगर बड़ा तबका, ऊंचा तबका कमाई कर रहा है तो उस कमाई का एक छोटा हिस्सा ही टैक्स की शक्ल में गरीब तक जा रहा है। उसको कुछ भी मुफ्त में नहीं मिल रहा है। आपकी सड़क, आपकी खदान, जंगल, पानी, हवा, इन सब पे गरीब का बराबरी का हक है, जिसका कि वो इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करता है। तो आप उसको उसकी साधनों का उपयोग करने के एवज में टैक्स देते हैं। तो अब मैं तो कर्नाटक के इन 2 घोषणा पत्रों को लेके आपके बीच में था। ये घोषणा पत्र 6 महीने बाद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में फिर से आएंगे। तो हमको ये देखना और सोचना है कि इन घोषणा पत्र की बातें जो हैं, इसमें जायज़ वायदे कितने हैं और गैर ज़रूरी चीज़ें कितनी दी जा रही है। ये भी देखना होगा कि क्या इससे लोगों की काम करने की महत्वाकांक्षा पूरी तरह खत्म नहीं हो जा रही है कि घर में बैठे बैठे आराम से मुफ्त का राशन मिल रहा है। महीने में 2 दिन मजदूरी करने से 1 महीने का राशन आ जा रहा है। तो ये देखना होगा कि देश की आबादी, देश के वोटर, इनका हौसला कैसे बढ़ाया जाए, महत्वाकांक्षा उनमें कैसे पैदा की जाए, देश में आगे बढ़ने के लिए उनको प्रेरणा कैसे दी जाए। तो ये एक अलग बात है जिसका कि चुनावी घोषणा पत्र में कोई जगह जिसकी नहीं हो सकती, लेकिन उस पर भी चर्चा होनी चाहिए कि अगर इतना सब कुछ मुफ्त या रियायत में मिल रहा है तो आप अपनी मेहनत को जारी रखो, काम करो और परिवार को आगे बढ़ाओ। तो मिली जुली बातें हैं चुनावी घोषणा पत्र से निकली हुई, और जिनके मन में ये दर्द है कि उनके हक के टैक्स, उनके दिए हुए टैक्स से मुफ्त बांटा जा रहा है, उनके लिए भी एक सांत्वना है मेरी बातों में, एक राहत की बात है कि उसको एक दूसरे नज़रिए से देखिए। तो हम फिर किसी और मुद्दे को लेके आपके सामने न्यूज़ रूम में रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। चलते चलते एक छोटा सा अनुरोध और है, आपको अच्छा लगे तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उससे हमको बेहतर काम करने में मदद मिलेगी। आपसे फिर मिलते हैं।